Good morning to all of you. Today we are discuss about biological classification. जो whole living organisms हैं इनको जो पूरे हमारे अर्थ के पूरे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो आपके प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, इनको कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टर्स एंड स्पेसिफिक फीचर्स इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। यही आपका कहलाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, आज तो हमें मॉडर्नाइज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्राप्त है, लेकिन ये कैसे इसकी शुरुआत हुई एंड जब स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम में कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, कौन कौन सी कैटेगरी बनाई गई, इसके बारे में आज डिटेल्ड में स्टडी की जाएगी। तो पहला जो आपका क्लासिफिकेशन था वो सबसे पहले दिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इन्होंने दो कैटेगरीज बनाई थी, एक प्लांट की थी और एक एनिमल की थी। प्लांट को इन्होंने फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, हर्ब्स और शर्ब्स, और थर्ड कैटेगरी थी ट्रीज। हर्ब्स प्लांट में इन्होंने तीन कैटेगरी डिवाइड कर दी थी, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। हर्ब्स ऐसे प्लांट थे, छोटे प्लांट, जिनके जो स्टेम थे वो काफ़ी डेलिकेट थे, यानी कि वो सॉफ्ट थे, उनको ईजिली जो है जो एनिमल्स हैं वो खा सकते हैं। तो वो सब कैटेगरी हर्ब्स में। शर्ब्स में जो झाड़ियाँ थीं, कटीली झाड़ियाँ जैसे जो उनके स्टेम हैं वो थोड़ा सा हार्ड थे। और ट्रीज़ में जो कम्प्लीटली वेल डेवलप्ड प्लांट थे। एनिमल्स में इन्होंने दो कैटेगरी डिवाइड करी थी। एक थी ऐसे एनिमल्स जो आपका रेड ब्लडेड थे, यानी जिनमें आपका रेड ब्लड, और जो सेकंड कैटेगरी थी वो नॉन रेड ब्लड वाली कैटेगरी थी। यानी एनिमल्स को उन्होंने दो कैटेगरी में, एक ऐसे एनिमल्स जिनमें आपका रेड ब्लड पाया जाता है और दूसरे ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट होता है। इसके बाद ये इन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन करा था इसमें इन्होंने केवल दो कैटेगरी डिवाइड करी थी। एक में आपका प्लांट ले लिए थे जिसको प्लांटी कहा गया था, और एक एनिमल जिसको एनिमेलिया। प्लांटी वाले में होल प्लांट्स और एनिमेलिया वाले में होल एनिमल्स। लेकिन ये काफ़ी एंशियंट टाइप के जो क्लासिफिकेशन थे, जो हमारे मॉडर्नाइज जो हमारा डेवलपमेंट था पूरा, उसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीटली जो है चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहे थे। इस वजह से इसके बाद भी कई क्लासिफिकेशन हुए हैं, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए एक्सेप्टेड नहीं हुए। R.H. विटेकर ने 1969 में R.H. विटेकर ने आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया था। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये काफ़ी एक्सेप्टेड था, क्योंकि इन्होंने जो प्लांट या एनिमल्स हैं इनकी कैटेगरीज को अलग अलग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था, जिससे ये इसको स्टडी में काफ़ी हमको बेनिफिट मिला और ये काफ़ी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन हुआ है। तो जो R.H. विटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसमें इन्होंने पूरे जो एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे आपका सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अकॉर्डिंग पूरे जो प्लांट और एनिमल किंगडम को कम्प्लीटली 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ये ग्रुप्स थे, फर्स्ट था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया।
ये जो 5 ग्रुप्स थे इनको अलग अलग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया था। तो जो पहला ग्रुप था मोनेरा, मोनेरा का जो सेल टाइप का मतलब उसकी सेल कैसी थी। अब सेल जो है वो 2 ही टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका मोनेरा ग्रुप था इसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, बाकी सारे जितने ग्रुप थे उन सभी में आपका यूकैरियोटिक सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लेस डेवलप्ड होता है, और सबसे स्पेसिफिक फीचर होता है प्रोकैरियोटिक का कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। यानी कि मोनेरा वाले ग्रुप में आपका ये जो आपके इसमें ऑर्गेनिजम्स थे उनमें आपका न्यूक्लियर बहुत लेस डेवलप्ड था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। बाकी से सारे जितने भी ग्रुप थे उन सभी में आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट थी और जो उनका न्यूक्लियस था वो उसका जो डीएनए है वो वेल डेवलप्ड था। इसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो थी वो आपका मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक थी। नॉन सेल्यूलोजिक मतलब इनमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं था। सेल वॉल जब बनती है तो जनरली उसमें आपका सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, लेकिन बहुत ये लोअर ग्रेड का आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें था, इस वजह से इनमें आपकी जो सेल वॉल थी उनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता था। केवल पॉलीसैकेराइड्स और कुछ एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइन होकर के ही उसकी सेल वॉल को बनाते थे। सेकंड ग्रुप है आपका प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में आपका सेल वॉल जो थी वो प्रेजेंट इन सम, यानी कुछ प्रोटिस्ट में केवल आपका सेल वॉल जो थी वो प्रेजेंट थी, बाकी जनरली वो सेल वॉल एब्सेंट थी। फंगी जो थे, फंगी में आपका सेल वॉल प्रेजेंट थी बट उसमें आपका सेलुलोज नहीं था, यानी कहने का मतलब इनकी भी जो सेल वॉल थी वो काफ़ी लेस डेवलप्ड थी, नॉन सेलुलोजिक थी। प्लांटी में आपका जो है सारे प्लांट्स आते हैं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं। भाई मोनेरा में आपके लोअर ग्रेड के जो ऑर्गेनाइजेशन था वो आ गया। प्रोटिस्टा लोअर ग्रेड का इसलिए क्योंकि इसमें आपका चूँकि प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है इसमें बैक्टीरियल सेल्स या कुछ लाइट एल्गी जो थी वो इस ग्रुप में आती हैं। प्रोटिस्टा वाले में आपका इसमें भी आपका जनरली आपका है बहुत लोअर ग्रेड के, लेकिन इनमें आपका चूँकि यूकैरियोटिक है इसलिए न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड था। तो इस वजह से प्रोटिस्टा में आपका जो अदर एनिमल्स हैं जैसे आपका कुछ प्रोटोजोअन्स हैं, फ्लैजिलेट्स हैं, तो उनमें आपका ये एनिमल्स आते हैं। फंगी में आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं, आपके जितनी भी ब्लैक मोल्ड या जो अदर फंगी हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स जो कि आपका सेप्रोफिटिक फीडिंग हैबिट की होती हैं, तो ये आपका सारी इस फंगी वाली कैटेगरी में आ गई। इसके अलावा जो प्लांट बचे वेल डेवलप्ड वो सभी इस प्लांट कैटेगरी में आ गए, और जो एनिमल्स बचे हाईली डेवलप्ड वो उस एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए। तो सेल वॉल जो थी वो आपका प्लांटी में तो प्रेजेंट ही थी और इसमें वेल डेवलप्ड थी, आपका सेलुलोजिक थी, लेकिन एनिमल्स में ये जो है सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल केवल प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा आपको बता चुके हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं उसे, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल प्रोकैरियोटिक्स में आपका नहीं होती है, और प्रोकैरियोटिक के अलावा जितने भी आपका यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चूँकि मोनेरा जो थे ये प्रोकैरियोटिक थे, इस वजह से इनमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। से सभी में आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी कैसी, उसका ऑर्गेनाइजेशन संगठन कैसा है, कैसे उसका निर्माण हुआ है, तो जो मोनेरा में था उसमें इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का था। सेलुलर लेवल का मतलब है कि सेल से बन करके ही आपका जो बॉडी है। अब सेल से बनने का मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी भी सेल से ही बनी है, लेकिन हमारी बॉडी में आपका जो डिफरेंट सेल्स हैं वो कंबाइन होकर के उन्होंने टिश्यूज़ बनाए हैं, फिर सेम टाइप की सेल्स अरेंज होकर के उन्होंने टिश्यूज़ बनाए हैं,
और फिर उन टिश्यूज से आपका ऑर्गन, और ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब आपस में एक पैटर्न में अरेंज हो गए हैं तब हमारा कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था मोनेरा का बहुत सिंपल यानी सेलुलर लेवल का था। सिंपल सेल जो होती थी उसी में उसकी सारी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म कंप्लीट होती थी। प्रोटिस्ट में भी आपका, क्योंकि इनमें भी आपका जनरली सिंगल सेल एनिमल हैं, इनमें भी आपका सेलुलर लेवल का रहता है। फंगी जो थे तो फंगी में आपका वो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, यानी वो कुछ प्लांट के फॉर्म में डेवलप कर जाते हैं। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यूज़ का था। इनमें काफ़ी सेल्स मिल करके मल्टी सेलुलर आपका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी लूज, उनमें बहुत अच्छी पैकिंग नहीं होती है, यानी ये इतने मजबूत पौधे नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो प्लांटी हैं, इनमें आपका टिश्यू और ऑर्गन लेवल का, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें सेल से मिलकर के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ और टिश्यू से आपके ऑर्गन बन जाते हैं। एनिमेलिया में आपका टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका एक सेल है, सिंगल सेल है, जब सेम टाइप की कई सेल्स आपस में मिलकर के अरेंज हो जाती हैं तो वो निर्माण करती हैं टिश्यू का, यानी सेल से बनी टिश्यू। सिमिलर टाइप के जब टिश्यूज़ आपस में अरेंज होकर के किसी एक स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो वो आपका कहलाता है ऑर्गन। और जब डिफरेंट ऑर्गन मिल करके किसी एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो वो आपका कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। और जब कई ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिल कर के हमारी बॉडी बनी हुई है। तो एनिमल्स जो थे एनिमेलिया, इनमें आपका ऑर्गन सिस्टम टाइप का जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये पाया गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा था, ये कैसे फूड इनटेक करते थे, किस टाइप की इनकी हैबिट थी। तो जो मोनेरा थे ये आपके ऑटोट्रॉफिक थे। ऑटोट्रॉफिक मतलब है कि अपना फूड सेल्फ, ऑटो का मतलब हो गया ये सेल्फ यानी फोटोसिंथेटिक की हैबिटी, फोटोसिंथेटिक जो कैपेसिटी थी वो इनके अंदर थी कुछ एनिमल। कीमोसिंथेटिक, स्पेसिफिक टाइप का कोई केमिकल इनकी बॉडी में प्रेजेंट हो, जैसे सल्फर है या अदर कोई केमिकल, उसकी प्रेजेंस में ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक का मतलब किसी अदर से फूड को इनटेक करना। जैसे हम लोग हैं हेट्रोट्रॉपिक, हम या तो प्लांट से अपना फूड लेते हैं या एनिमल से, हम उनके ऊपर डिपेंड हैं। लेकिन जो प्लांट है वो सेल्फ अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करता है। इस वजह से उसकी जो होगी फीडिंग हैबिट, जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होगा ऑटोट्रॉफिक। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक का मतलब हो गया कि डेड और डिकेइंग यानी सड़े गले पदार्थों से ये अपना न्यूट्रिशन जो है ये ले लेते हैं। एंड पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब होता है कि किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर रह करके उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करना। पैरासाइट्स कई तरीके होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स, जैसे आपका एस्केरिस है, टेपवर्म है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर हैं। और कुछ हमारी बॉडी के आउटर साइड में, जैसे आपका साइमैक्स है, पेडिकुलस है, जुआ है, ये जो जू जिसको बोलते हैं यानी पेडिकुलस, साइमेक्स यानी खटमल, ये हमारी बॉडी के ऊपर रह करके हमारा जो ब्लड है यानी एक्टो पूरे रीजन में आउटर सरफेस पे रह करके हमारा जो ब्लड है शक करते हैं, तो ये आपका एक्टोपैरासाइट। तो पैरासिटिक हैबिट भी इनके अंदर थी। सेकंड बात करते हैं प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक यानी आपका फोटोसिंथेटिक हो गया, एंड हेट्रोट्रॉफिक यानी अदर एनिमल से ये अपना फूड इनटेक करते थे। नेक्स्ट है आपका फंगी, तो फंगी में आपका जो है हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ये दूसरे से ले रहे हैं अपना फूड, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है किसी सड़े गले पदार्थ से कुछ ऐसी कोई चीज़ आपका स्पॉइल हो रही है, सड़ रही है या डेड डिकेइंग हो रही है, तो उस पर आपका ये, उससे आपका न्यूट्रिशन ये ले लेते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या अंदर रह करके उससे आपका न्यूट्रिशन इनटेक करना।
प्लांटी जितने भी आपके प्लांट हैं, जनरली आपके प्लांटी जो है ये आपका, इसमें आपका वेल डेवलप्ड प्लांट आते हैं सारे, क्योंकि जो नॉन ग्रीन प्लांट थे वो आपके आ गए फंगी में, जितने भी ग्रीन प्लांट बचे वो आपके प्लांटी में आ गए। तो जो ग्रीन प्लांट है उनमें आपका ये स्पेशल कैरेक्टर है फोटोसिंथेसिस का, यानी ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना क्लोरोफिल और CO2 की प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड का निर्माण करते हैं, जो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो इनमें आपका ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही हो गया फोटोसिंथेसिस। जहां आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हो, मतलब आपकी जो फीडिंग हैबिट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो होगा फोटोसिंथेटिक। एनिमेलिया में आपका चूँकि एनिमल कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, किसी अदर से वो लेते हैं। यूग्लिना हालांकि एक एक्सेप्शन है, उसमें आपका कैपेसिटी होती है, लेकिन वो अदर कैटेगरी में है। तो एनिमेलिया की अगर बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ये किसी अदर एनिमल से या प्लांट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इनकी आपका हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब कंप्लीटली इंगल्फ। कुछ एनिमल्स हैं वो जैसे किसी एनिमल्स को कंप्लीटली पूरा कंज्यूम कर जाते हैं, खा जाते हैं, निगल लेते हैं पूरा, तो वो होलोजोइक, कंप्लीटली इंगल्फ। सैप्रोफिटिक मतलब किसी डेड और डीकेइंग प्लांट्स के ऊपर, किसी डेड और डीकेइंग मटेरियल के ऊपर रह करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करना। तो ये था आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर इन 1969। इन्होंने 1969 में ये आपका क्लासिफिकेशन दिया था, और इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी बनाई गई थी, जो कि काफ़ी अपने आप में स्पेसिफिक थी। और ये क्लासिफिकेशन आज भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, और ये बहुत हेल्प करता है हम लोगों को स्टडी में अलग अलग कैटेगरीज़ की, प्लांट्स और एनिमल्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।